चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 16th लेक्चर है एंड 16th लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले हमने 1 2 3 करते करते टोटल 15 लेक्चर्स कर दिए हैं एंड वी होप के इन सारे लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ रखा था। वेरी गुड। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर वर्ल्ड वॉर को। किसको पढ़ रहे थे? वर्ल्ड वॉर को। बेटा पहले वाले वर्ल्ड वॉर को पढ़ रहे थे? यस सर, हम वर्ल्ड वॉर नंबर 1, पहले वर्ल्ड वॉर को जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। तो इस इवेंट को ना कैसे पढ़ा जाता है? इस इवेंट को सबसे पहले पढ़ा जाता है कि इसके पीछे, है ना, व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर, है ना, कि कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिनको लेकर के आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर आपके पास होता है। उसके बाद आपके पास पढ़ा जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर आपके पास यहाँ पे क्या रहा है, किस तरीके से उस पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान आपके पास कौन कौन सी चीजें हुई है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है हमेशा इसके इम्पैक्ट से, कि इम्पैक्ट आपके पास इसका जो है वो क्या रहा है, एंड देन हमेशा इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे जाते हैं। यस, आफ्टर के बाद में जो है आपके पास और आगे चीजें किस तरीके से होगी, वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा ऑर्डर है आपके पास, वो आपके पास किस तरीके से चेंज होगा। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो फिर उस टाइम में क्या होगी, बहुत सारी ट्रिटीज होती है, बहुत सारी, क्योंकि जब ये लड़ाई लड़ी भी बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर गई थी। तो इसमें जब ट्रिटी होती है, जब इसको खत्म किया जाता है इस लड़ाई को, तो उसके बाद जो ट्रिटीज होती है वो भी बहुत सारे एंड के ऊपर आपके पास ट्रिटीज है वो होती है। तो हम लोग अभी इम्पैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि मेजर आपके पास जो क्वेश्चनिंग आती है वो इम्पैक्ट से क्वेश्चनिंग आती है। तो हम लोग जो है अभी इम्पैक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट होकर के देखेंगे किस तरीके से आपके पास ट्रिटीज की तरफ हम लोग यहाँ पे जाते हैं। एंड देन ट्रिटीज आपके पास यहाँ पे क्या क्या हुई उनको जो हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आगे तक जो है ये सब्जेक्ट हमारे पास इस तरीके से जो है वो चलेगा। क्लियर? जब हम ट्रिटीज को समझेंगे फिर ट्रिटीज के इम्पैक्ट को समझेंगे कि वो ट्रिटी किसके लिए अच्छी रही, ट्रिटी किसके लिए खराब रही। क्लियर? जर्मनी के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, एंड कैसे फिर वो लोग जो है अपने पास यहाँ पे ये यही वर्ल्ड ऑर्डर, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर अब आपके पास बनेगा, वो आपके पास कैसे जाकर के वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जो है हमको आपके जो है वो वर्ल्ड को लेकर के जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट, इस तरीके से सब्जेक्ट जो है आपके पास आगे यहाँ पे शेप जो है वो लेता है। सो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने इसके जो प्री इवेंट्स थे वो सारे सारे देख लिए। यस। एंड देन हमने ड्यूरेशन भी जो है वो देख लिया कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर आपके पास यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। एंड देन हमको देखना है कि इन सारी चीजों का आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट जो है आपके पास किस तरीके से होता है, क्या क्या क्वेश्चनिंग जो है हमारे पास यहाँ पे आती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो कवर अप कर ली थी। हमने देख लिया था आपके पास यहाँ पे कि सर ये बाल्कन वॉर्स वगैरह ये सारे प्री इवेंट में हम लोगों ने देखा था। सेकेंड बाल्कन वॉर हमने देखा था। ये फर्दिनांद का जो असैसिनेशन होता है उसको हम लोगों ने देख लिया था। एंड ये सारे के सारे इम्पैक्ट जो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। तो सीधे चल लेते हैं हमारे काम की स्लाइड के ऊपर एंड फिर वहां से जो है वो पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज, यहाँ पर जो है हमको आना है। तो सबसे पहले देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंक्लूड किया था कि जर्मनी आपके पास कौन कौन से रीजंस की वजह से जर्मनी जो है वो आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो हार जाता है। तो जर्मनी का हारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? जर्मनी के हारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि जर्मनी को ऐसा लगने लग गया कि वो बिल्कुल अकेला ही जो है आपके पास ये लड़ाई लड़ रहा है। उसके नीचे जो है वो क्या है, सारे के सारे लूजिंग पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे होने लग गए। जो उसके अलाई, जो उसके साथ के नेशंस थे वो सारे के सारे वीक निकले, वो कुछ भी हैंडल कर नहीं पाए। और इस वजह से एंड देन हम लास्ट में देखते हैं कि सर यूएसए भी आपके पास यहाँ पे आ गया था और इस वजह से ये आपके पास हार जाता है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना, यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास बहुत सारी क्वेश्चनिंग जो है वो आपके पास यूपीएससी के अंदर जो है वो पूछी गई है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको अगर मैं देकर के देखूं तो हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर देखो 2012 में आपके पास पूछा गया था दैट एनी सिंगल एक्सप्लेनेशन फॉर द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज लाइकली टू बी टू सिंपल। यस, कि अगर मैं सिर्फ एक इवेंट को बोलूं ना तो वो तो बहुत सिंपल आपके पास होगा, ऐसा नहीं है। एन अमलगम ऑफ द फैक्टर्स इंटेलेक्चुअल सोशल इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कंट्रीब्यूटेड टू दिस हॉरिफाइंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोन्यूमेंटल प्रोपोर्शंस। एंड बाद में आपके पास लास्ट लाइन में क्या लिख दिया जाता है कि बस इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दो। 2011 में आप देखते हो तो उस टाइम में भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था, बाय 1914 द सिक मैन ऑफ यूरोप वाज नो लॉन्गर जस्ट टर्की। यस, कि वो सिर्फ टर्की नहीं था, इट वॉज यूरोप इटसेल्फ, पूरा का पूरा यूरोप ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो गया था। अब जस्ट एक लाइन दे दी, अब आपको क्या करना है, इसको जो है आपके पास एक्सप्लेन कर लेना है। उसके बाद अगर आप जीएस पेपर में नॉर्मली देखते हो तो 2024 में ही आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था दैट हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट इसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। एंड देन जो है इसको आपके पास आंसर जो है वो कर देना है। तो ये क्या है सर, ये आपके पास होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को जो है आपको करना है, इनके आंसर जो है आपको यहाँ पे लिखने हैं। एंड अब जो है हम लोग इसके आगे पढ़ने की स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि सर आपके पास यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं। तो इस टाइम में ना आपके पास एक सबसे पहले एक थ्योरी चलती है जिसको बोलते हैं टोटल वॉर। टोटल वॉर समझते हैं? जैसे परेश रावल बोलते हैं टोटल फेलियर, टोटल फेलियर, क्या कुछ भी हुआ सर टोटल फेलियर, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं टोटल वॉर। टोटल वॉर क्या होता है? टोटल वॉर क्या होता है? घर में अगर सारे के सारे मिलकर लड़ने लग जाएं तो वो क्या है? टोटल वॉर।
यस, टोटल वॉर। कि सर एक लड़ता, दो लड़ते, तीन लड़ते, चार लड़ते, ये तो सबके सभी आग में कूद पड़े। सबके सबे, हर फ्रंट के ऊपर आपके पास यहाँ पे लड़ाई जो है वो चालू हो चुकी थी। तो इसको बोला गया है, वहां पे आपके पास उस टाइम एक थ्योरी आती है, यहाँ से एक बुक भी लिखी जाती है जिसके ऊपर, जिसको बोलते हैं टोटल वॉर। तो ये टोटल वॉर का कंसेप्ट आपको किसने दिया था? जनरल ल्यूडेनॉफ ने जो है आपके पास यहाँ पे टोटल वॉर का कंसेप्ट जो है आपके पास दिया था। तो ही इज अ जर्मन जनरल लुडोनॉफ, इन्होंने 1931 में अपनी किताब लिखी थी टोटल वॉर, और यहां से इन्होंने टोटल वॉर का कंसेप्ट दिया। तो सर टोटल वॉर हमको क्यों पढ़ना है? टोटल वॉर आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है आपके पास मेंस में? आपके पास पूछा जाता है टोटल वॉर किसको बोलते हैं, आपको बाद में उसका एग्जाम्पल से खान दिखाना होता है, एंड देन टोटल वॉर के फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये सारा को लेकर के आपके पास मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, तो इस वजह से हम सबसे पहले भी इस टॉपिक को जो है वो समझते हैं। सो टोटल वॉर सबसे पहले समझना है, टर्म किसने दी? ल्यूडेनॉफ ने। कौन था? जर्मन जनरल, याद हो जाएगा ये जैसा। सो जर्मन जनरल ल्यूडेनॉफ ने जो है आपके पास 1935 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं टोटल वॉर। एंड व्हाट इज दिस टोटल वॉर? दिस टोटल वॉर इसे कहते हैं, द कंसेप्ट ऑफ टोटल वॉर वाज लेटर एम्पलीफाइड एंड वाज लिंक्ड टू द न्यूक्लियर एज। इसी को हम लोग आगे जाकर के देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियर एज भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाती है। अब समझते हैं कि सर टोटल वॉर के फीचर्स आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या क्या जो है वो होंगे। एंड मेन जो आपके पास क्वेश्चनिंग आएगी वो यहीं से आता है कि टोटल वॉर के क्या, किस चीज को हम लोग टोटल वॉर कहेंगे। सबसे पहले हम लोग टोटल वॉर क्या कहेंगे? मोबिलाइजेशन ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज। कि सर जितने भी एंटायर नेशन के जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज उस लड़ाई में आपके पास यहाँ पे जो है वो झोंक दिए जाते हैं। चाहे वो रिसोर्सेज आपके पास मैन पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्सेज आपके पास इकोनॉमी से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो आपके पास इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके पास क्या होगा? एक टोटल आर्म्ड फोर्स, एक टोटल बटालियन आपके पास, सारी मतलब बटालियन क्या, पूरा का पूरा देश ही जो है वो हर तरफ से अगर आप देखोगे तो लड़ाई लड़ाई लड़ाई, सब कुछ लड़ाई में आपके पास यहाँ पे जो है वो झोंक दिया जाता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास देखते हैं, तो आपके पास आता है पार्टिसिपेशन ऑफ द मल्टीपल नेशंस। यस, पार्टिसिपेशन ऑफ द मल्टीपल नेशंस। कि जितने भी, ये कोई एक देश की लड़ाई नहीं होगी, ये कोई एक आइडियोलॉजी की आपके पास यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है वो जो है वो लड़ी जाती है। अगर हम थिंकिंग वाइज देखें तो कोई एक थिंकर की लड़ाई नहीं होती है, सबके की लड़ाई यहाँ पर मिलती है। अगर हम आइडियोलॉजीज देखें तो सबकी आइडियोलॉजीज भिड़ेगी। अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह देखें तो हर इंडस्ट्री, हर कोई ये भी जो है वो इस फ्रंट के ऊपर भी आपके पास लड़ने लग जाएगा। हर तरीके से, किसी ना किसी तरीके से हर नेशन आपके पास यहाँ पे क्या करता है? फाइट जो है आपके पास यहाँ पे करने जो है वो लग जाता है, एडवांसमेंट करने लग जाता है, एंड हर फ्रंट के ऊपर आपके पास यहाँ पे लड़ाई जो है वो होने लग जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें एडवांस वेपन्स का आपके पास यूज किया जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का आपके पास यहाँ पे जो है वो यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर अगर देखूं तो केमिकल वेपन्स जो है इस टाइम में आपके पास लार्ज स्केल के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है वो यूज किए गए थे, इनको जो है आपके पास इंट्रोड्यूस किया गया था। सर क्या इसके अंदर सिविलियंस को टारगेट किया जाता है? यस, पूरी की पूरी शहरों को जो है वो उड़ा दिया जाता है। तो सिविलियंस को आपके पास यहाँ पे टारगेट करते हैं। वाइड स्टेप डिस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पे होता है। एंड देन प्रोलॉन्ग नेचर। सर प्रोलॉन्ग नेचर मतलब ये लंबा चलता है। लंबा क्यों चलता है? कि जब कभी भी देखो, अगर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई है, देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम उन दोनों को मिलाएंगे एंड उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज है वो कर लिया जाएगा। बट जब मल्टीपल फ्रंट्स आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जब मल्टीपल नेशंस आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या उनके बीच में इजीली कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? नहीं सर। दो लोग अगर एक बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थर्ड बोल देगा ऐसे कैसे। तीन लोग एक बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये इधर से वाला बोल देगा ऐसे कैसे। करेक्ट ये। तो इस वजह से कॉम्प्रोमाइज इनमें हो ही नहीं पाता, और जब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर लड़ाई जो आपके पास है वो लंबी जो है वो चलने लग जाती है। तो इस वजह से ये जो लड़ाई होती है टोटल वॉर कैसी चलती है? प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर आपके पास यहाँ पे चलता है, लंबा, 4 4 साल तक, 5 5 साल तक जो है आपके पास यहाँ पे लड़ाइयां जो है वो चलती रहती है। क्लियर यहां तक समझ में आया? सो टोटल वॉर को लेकर के आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल वॉर एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये आंसर जो है हमारे पास, इसका पूरा का पूरा आपको मेंस का आंसर जो है मैंने बना करके दे दिया है। डन यहां तक हो जाएगा? लिख लेंगे इसका आंसर? यस। तो अगर मैं आपको 2 मिनट दूं तो चैट बॉक्स में सारे के सारे बिना देखे अब क्या आप लिख सकते हो क्या क्या इवेंट्स आपके पास यहाँ पे रहे हैं? यस। कि टोटल वॉर के फीचर्स क्या क्या रहेंगे, लिखिए जल्दी से। लिखिए जल्दी से, टोटल वॉर के फीचर्स आपके पास यहाँ पे क्या क्या रहे हैं? व्हाट आर ऑल द फीचर्स ऑफ द टोटल वॉर? टोटल वॉर के फीचर्स आपके पास क्या क्या रहे हैं? लिखिए जल्दी से। टोटल वॉर के फीचर्स क्या क्या रहे हैं? टोटल वॉर के फीचर्स क्या क्या रहे हैं? टोटल वॉर की फीचर्स क्या क्या रहे हैं?
engage national resources, man nations participation, use of the weapons, mass destruction वाले, among many nations, prolonged nature होगा, use of advanced weapons, good 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 good। करिश्मा ने लिखा है mobilization of the resources, participation of multiple nations, advanced weapon technology, targeting stops and good good। दीपक पांडे ने भी लिखा good guys, good one good one good one good one गुड वन। निशिता ने भी लिख दिया, प्राची ने भी लिखा, देखो 4 पॉइंट, जिसको जितने ज्यादा पॉइंट, साक्षी मिश्रा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जो है वो आता है, ठीक है, मेंस के इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आती है इम्पैक्ट ऑफ वॉर। तो देखो भैया क्या कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं और को लड़ाई अब भुगतो। हर तरीके से आप देखोगे ना तो आपके पास इम्पैक्ट आएगा। आप देखोगे आपको पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। सर क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है? हाँ यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आता है। तो सर इसका आंसर कौन लिखेगा? बेटा मैं ही लिखवाऊंगा। यस, कौन लिखवाएगा? मैं ही जो है लिखवाऊंगा। तो एक एक करके देखते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट है वो आपके पास आते हैं। तो पूरा सर पूरा का पूरा आंसर लिख दिया। यस, पूरा का पूरा आंसर ही जो है मैंने आपको यहाँ पे लिख करके जो है वो दे दिया। सबसे पहले समझते हैं सर इकोनॉमिक इंपैक्ट। सर इकोनॉमिक इंपैक्ट टोटल फेलियर, टोटल लॉस, क्या दिखेगा? टोटल लॉस, हर तरीके से आपके पास यहाँ पे नुकसान ही नुकसान। देखो जो भी चीज इकोनॉमिक लॉस जब हम कभी भी किसी भी वॉर का दिखाएं, जैसे मान लो आपको रशिया यूक्रेन का पूछ ले, ईरान इटली का लोगों का जो है आपसे पूछ ले, इसराइल का पूछ ले, तो हमको क्या करना है? जितने भी रिसोर्सेज जहां से फायदा पहुंच सकता है ना, उन सबको नुकसान में दिखा दो। यही होगा। जितने भी रिसोर्सेज जहां से कोई फायदा, जहां से मनी बनाई, पैसा बनाया जा सकता है, उन सब से आपको क्या करना है? नुकसान जो है वो दिखा देना है। यही जो है आपके पास उसका आंसर जो है वो होता है। सो अगर मैं इकोनॉमिक लॉसेस की बात करूं तो सिर्फ ये नहीं कहना है कि सर ना कंट्री जो है वो आपके पास ना यहाँ पे कर्जे में डूब जाएगी, बहुत सारा पैसा जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लड़ाई में लगेगा। एक तो होता है सिंपल बात। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप क्या क्या बातें करोगे? सर सबसे पहले रिसोर्सेज आपके पास सारे के सारे लग गए। दूसरा पॉइंट आप ये सोच करके देखिए कि सर जो कंपनी, अगर लड़ाई सही से चलती ना, सॉरी, अगर लड़ाई नहीं होती तो सब लोग जो आपके पास यहाँ पे कहते हैं ना कि जो ग्रोथ कर सकते थे, क्या वो ग्रोथ कर पाए? नहीं, तो वो भी तो एक लॉस ही है। यस, वो भी तो आपके पास क्या है? एक लॉस ही है। मैन पावर का लॉस है कि नहीं है? से मैन पावर का अगर मैं देखूं तो मैन पावर का आपके पास यहाँ पे लॉस है कि नहीं है? जब हम लोग अभी देखेंगे ना इस लड़ाई के बाद में आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि इस लड़ाई से पहले जो एक ग्रुपिंग थी वो टोटली डिफरेंट आपके पास यहाँ पे थी। बट अगर लड़ाई के बाद में देखेंगे तो जो ग्रुप्स बन जाएंगे वो पूरा का पूरा अलग तरीके से बन जाएगा। जैसे लड़ाई से पहले अगर आपको पता हो तो जर्मनी के साथ, जर्मनी यूनिफिकेशन के अंदर क्या था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह वो सब बहुत सारे काम आए थे। बट जब जब जर्मनी यहाँ पे हार जाएगा तो क्या इस तरीके से ट्रेड चल पाएगा? नहीं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड आपके पास चलती थी वो इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या है? पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका लॉस होगा कि नहीं होगा? यस सर, इसका का भी पूरा का पूरा लॉस होगा। कॉलोनीज आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व हुई थी लड़ाई में, तो अगर कॉलोनीज इन्वॉल्व हुई थी तो क्या मैं नहीं कह सकता कि उन कॉलोनीज को जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपके पास चल रही थी वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अब हो पाएगी क्या? नहीं सर, वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज हम देखते हैं कि लड़ाई के टाइम में सर हमेशा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यस, लड़ाई के टाइम में हमेशा महंगाई जो आपके पास है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये महंगाई यहाँ पे भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर, ये महंगाई आपके पास यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एंड जब लड़ाई होती है ना, जैसे अगर आप यूरोप को में अगर आप यूक्रेन वगैरह को देख रहे हो, तो यूक्रेन कितनी ज्यादा लोनिंग कर रहा है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो कंट्री के ऊपर डेप्थ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर, कंपनी के ऊपर अगर आप देखते हो तो वो भी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ रहा है। तो ये सारे ना आपके पास यहाँ पे क्या होता है, ये सारे के सारे आपके पास एक इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक लॉसेस अगर आपको दिखाना है तो ये सब दिखाना है। ये ऐसे नहीं कि सर ना पैसे बहुत सारे वेस्ट हो गए। करेक्ट। इफ यू आर माई स्टूडेंट्स तो मेरा नाम रखना है वहां पे। कैसे? इतना अच्छा आंसर लिख करके। लिख पाओगे? अरे कहाँ से ही लिखोगे, लो मैंने लिख दिया आपके लिए सारा ही। यस, ये लीजिए सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझाना है कि सर मैसिव इकोनॉमिक लॉस होगा, पैसा पानी की तरह बहता है यहाँ पे लड़ाई में। अगर हम लोग सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में बात करें तो $400 बिलियन, इतना पैसा उस टाइम में 1914 के टाइम में आपके पास यहाँ पे जो वो टोटल लॉस जो है आपके पास यहाँ पे, जो इंसान अमीर अमीर दिख रहे थे ना वो सब गरीब गरीब जो है आपके पास यहाँ पे होने लग गए थे। अगर मैं उस टाइम में पहले देखूं, उस टाइम से पहले आपके पास यूरोपियन सुप्रीमेसी वर्ल्ड के अंदर आपके पास यहाँ पे थी। बट वो यूरोपियन सुप्रीमेसी का अब क्या होगा, वो आपके पास यहाँ पे डिक्लाइन फेज के अंदर अब चली जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड को अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहले ट्रेड का ग्रुपिंग चलती थी वो आपके पास क्या है, वो आपके पास पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। देखो पता है क्या था, पहले आपके पास यूरोप वॉज एन एक्सपोर्टर। पहले क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, है ना, टंग ट्विस्टर हो जाता है तो कभी कभी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यूरोप में, तो एक्सपोर्टर बना वो। यस, मैंने जब आपको
फ्यूडलिज्म के बाद में, चर्च के बाद में जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाई थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब देखा था तो वो कहाँ हुआ था? यूरोप में ही हुआ था आपके पास यहाँ पे। जब ये सब लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ चलेगी, तो उस टाइम में जो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन चला था वो भी क्या हो गया? धड़ाम हो गया। करेक्ट। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो आप एक्सपोर्टर बन गए थे। अब जब लड़ाई में घुस गए तो क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे? नहीं, वो सब खत्म। बट दूसरे तो सीख रहे हैं ना बैठ करके। उन्होंने तो आपकी मशीनों के ब्लूप्रिंट चुरा लिए, वो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे हैं। तो जो पहले आप एक्सपोर्टर थे, अब आप क्या बन गए? अब आप इंपोर्टर बन गए। सो ओवरऑल यूरोप जो पहले आपके पास एक्सपोर्टर था, वो अब क्या बन गया? वो आपके पास अब यहाँ पे इंपोर्टर जो है आपके पास यहाँ पे बन गया। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा चेंज आता है, इसको जरूर लिखना ना। ऐसे पॉइंट्स अगर आप लिखते हो ना अपने एग्जाम में, तो एग्जामिनर हो सकता है यहीं पे आपको पास कर दे कि बस इसको जो है आईएएस बनाए बनाया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर मैं देखूं कॉलोनीज की, तो वो जो है आपके पास यहाँ पे खत्म ही जो है वो हो चुकी थी। यूरोप के ऊपर एक बहुत बड़ा डेप्थ क्राइसिस आपके पास यहाँ पे आ चुका था। हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इतनी चीजें महंगी हुई महंगी हुई महंगी हुई कि महंगाई वालों ने से भी महंगी आपके पास यहाँ पे जो हो जाती है। सो सेवरल यूरोपियन कंट्रीज फेस रन अवे इन्फ्लेशन ड्यू टू करेंसी डिवैल्यूएशन एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। एंड अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लेबर मूवमेंट्स, क्योंकि जब चीजें बहुत सारी महंगी हो जाएगी, तो बेचारा गरीब इंसान जो है उनको कैसे ही जो है वो कहता है ना कि ले पाएगा। और जब नहीं लेगा तो क्या क्या करेगा? वो मूवमेंट करेगा। यस, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे लेबर मूवमेंट्स भी जो है वो हो जाते हैं। तो जब कभी भी आपसे इकोनॉमिक लॉसेस की बात करी जाए, तो हमको इतने सारे पॉइंट्स दिखाना है। और ये सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के नहीं है। यस, ये आप कहीं पे भी फिट करोगे ना, आपके इस तरीके के आंसर्स है वो फिट हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक लॉसेस कभी भी किसी भी लड़ाई के दिखाने हैं, तो हमको इतने सारे लॉसेस है वो आपको यहाँ पे दिखाने हैं। क्लियर? आई होप एक आंसर मैंने लिखवा दिया। एंड बाकी के अगर आंसर्स अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो आप लोग जो है वो बना दोगे। यस सर। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होते हैं। हाँ सर, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आपके पास होता है। जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे सेट किया गया था यूनिफिकेशन के टाइम में, इतनी सारे मूवमेंट्स वगैरह कर करके, उनकी जो कमर जो बोलते हैं, उनके जो मेन पिलर्स होते हैं, उनका क्या हो गया? उनको जो है इस वॉर की वजह से सब कुछ ही सारे आपके पास यहाँ पे टूट गए। जो हम लोग बोलते थे ना कि सर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, उसके टाइम में मोनार्की कहीं पे वापस आई, तो कहीं पे डेमोक्रेसी आई, तो जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ खत्म हो गया। यस, वो जितना भी डेवलपमेंट हुआ था, वो सारा का सारा आपके पास कैसा रहा? धराशायी हो गया। वो सारा का सारा डेवलपमेंट ही जो है आपके पास यहाँ पे खत्म जो है वो हो जाता है। सो अगर मैं देखूं तो अगर हम क्या हो गया ये, हम्म सो जो एम्पायर्स हमारे पास यहाँ पे थी, जितनी भी हम लोग हैं, उन्होंने एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर देखी है, रशियन एम्पायर देखी है, ऑटोमन एम्पायर देखी है, जर्मन एम्पायर्स देखी है। जितने भी ये जो 4 ग्रेट मोनार्कीज आपके पास यहाँ पे थे, वो सारे के सारे कैसे हो गए? डिसइंटीग्रेट आपके पास यहाँ पे जो हो गया। तो एम्पायर्स का तो क्या हुआ? टोटल कोलैप्स आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाता है। नए नए नेशन स्टेट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो वो आपके पास यहाँ पे बन गए। जैसे जैसे कि चेकोस्लोवाकिया आपके पास मैं ना फर्स्ट टाइम किसी फॉरेनर से मिला था ना, तो वो चेकोस्लोवाकिया के थे। मतलब इट्स रियल इवेंट, आई वाज इन उदयपुर एंड वहां पे जो वो मिले थे हमको। तो चेकोस्लोवाकिया जो आपके पास है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, फिनलैंड है, लत्विया है, लुथिनिया आपके पास है, एस्टोनिया है, सर्बिया, जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर के बाद में आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास आता है। जबकि ऑटोमन एम्पायर का तो क्या हुआ? वो कोलैप्स जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। एंड जब ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स होता है, तो यहीं से आपके पास मॉडर्न टर्की जो है आपके पास यहाँ पे बन करके आता है। तो नए नए स्टेट्स आपके पास यहाँ पे जो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि हमने शराफत क्या छोड़, क्या था शाहरुख खान का डायलॉग, कि हम शरीफ क्या हो गए बाकी सब बदमाश हो गए। ऐसे ही कुछ था ना। यस, हम थोड़े से शरीफ क्या हुए तो बाकी सब बदमाश हो गए। तो वही वाली चीज यहाँ पे कि जब बड़े बड़े जो पावरफुल स्टेट्स थे, जब वो गिर गए, वो लड़ाइयों के बाद जो है वो गिर गए, तो ये जो छुटभइये थे वो सारे के सारे डॉन बन गए। यस, जो भी छुटभइये थे वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे डॉन बन गए। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है। सो नए नए स्टेट्स आपके पास यहाँ पे बन करके आते हैं। देखो, बाकी सारे याद रहे ना रहे, ये याद रखना, एक तो सर्बिया बहुत पावरफुल आपके पास हो गया था, मॉडर्न टर्की आपके पास यहाँ पे जो है वो आ गया था। फिर अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी का भी यहाँ से आपके पास यहाँ पे स्प्रेड जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। सो इन द आफ्टर मार्च डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, इन सब के अंदर आपके पास हुआ। फिर अगर मैं नेशनलिज्म की बात देखूं, तो ये भी आपके पास यहाँ पे इंटेंसिफाई होगा। बैलेंस ऑफ पावर को देखो तो वो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट जो है वो हो जाता है। पहले अगर हम देखें तो जर्मनी आपके पास सब कुछ पावरफुल जो है वो मेंटेन करके रखता था ना। यस, देखा था ना हम लोगों ने। हाँ सर, कि जर्मनी से जो है आपके पास हर तरीके से चीजें मैनेज करी जाती थी, कि किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, किसके बीच में दुश्मनी बनाए रखनी है एंड ऑल। यस सर। तो इसी तरीके से अब हम देखें तो जर्मन मिलिट्री पावर वॉज क्रश्ड। इसको जो है टेम्परली आपके पास क्रश कर दिया करता था। ब्रिटेन और फ्रांस जो है आपके पास यहाँ पे मेजर यूरोपियन पावर्स रहे थे। एंड जबकि यूएसए आपके पास इस टाइम में नई ग्लोबल पावर जो है वो आपके पास यहाँ पे बन करके जो है वो आ जाता है।
अगर हम पीस प्रोसेस की बात करें कि सर शांति वार्ताओं का क्या हुआ, तो वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इवन जो भी आपके पास ट्रीटीज वगैरह होगी ना, वो भी क्या होगी, टोटल फेलियर ही होगी। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वगैरह को देखेंगे तो ये सब आपके पास ना डिससेटिस्फैक्टरी होगी, इस ट्रीटी से खुश नहीं होंगे। और जब खुश नहीं होंगे तभी तो हम लोग वापस बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ, कोल्ड वॉर की तरफ और उन सब की तरफ जो है आपके पास यहाँ पे जाएंगे। अगर हम रेडिकल आइडियोलॉजीज को देखें तो इनका ग्रोथ आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया था। एंड सिक्योरिटी को मैं देखूं तो कलेक्टिव सिक्योरिटी अटेम्प्ट भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा फेलियर ही जो आपके पास यहाँ पे हो जाता है। ये लोग ना मतलब सिक्योरिटी मेंटेन कर ही जो है आपके पास यहाँ पे नहीं पाएंगे। इवन देखो अगर हम लोग देखें तो जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद ना वर्ल्ड वॉर वन तो बाद में हो, उससे पहले भी अटेम्प्ट तो यही किया गया था कि भाई सब कुछ सिक्योर रखना है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में उस तरीके की चीजें, मैटरनिच का ओवरऑल जो कांग्रेस ऑफ वियना था उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही क्या था, कि हमको यहाँ पे जो है वो शांति बनाए रखनी है, हमको इस तरीके का रिवॉल्यूशन, इस तरीके का इम्पैक्ट हमको वापस जो है वो कभी भी नहीं चाहिए। बट अगर हम देखें तो हुआ क्या, चीजें और मास्टर स्केल पे हो गई, चीजें और ज्यादा मास स्केल के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। और सेम चीज यहाँ पे भी होगी। जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वगैरह होगी तो उसके बाद सेटिस्फाई तो कोई होंगे नहीं, बट लड़ाई को रोकना है क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ चुका है। तो उसके बाद लड़ाई एक बार रोकी तो जाती है। यस, लड़ाई आपके पास एक बार रोकी तो जाती है, बट इट डजेंट, खत्म नहीं होती है ना, कि लड़ाई रुकी है खत्म नहीं होती है। और फिर यही चीजें आगे चल करके आपके पास क्या होगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को जो है वो आपके पास यहाँ पे दिखाएंगे। फिर आपके पास आता है सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स, आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, तो बहुत सारे आपके पास आए। ह्यूमंस एंड मटेरियल्स का डिवास्टेशन आपके पास यहाँ पे हो गया, सब कुछ बर्बादी 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 की तरफ जो है वो आपके पास यहाँ पे चला जाता है। इमरजेंस ऑफ एंटी वॉर सेंटिमेंट्स आपके पास यहाँ पे जो है वो आने लग गए, कि लड़ाई से कई सारे लोग ऐसे जो आपके पास पहले प्रो वॉर होते थे वो सारे कैसे हो गए, एंटी वॉर आपके पास यहाँ पे हो गए, कि नहीं यार शांति बनाए रखने के लिए ना लड़ाई करना वो जो है आपके पास यहाँ पे जो है जरूरी वगैरह आपके पास यहाँ पे नहीं है। सो क्या क्या होता है, द यूज और वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी बिगिन टू बी क्वेश्चन, कि ये कोई नेशनल पॉलिसी ना कि लड़ करके ही शांति होगी, इस तरीके की बात है जो है वो सही नहीं है। देन डेमोक्रेटिक regimes इन कंट्री लाइक ब्रिटेन फ्रांस फेस्ड स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपोजिशन व्हेन अटेम्प्टिंग टू रीबिल्ड द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जब लोग भी ये लोग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर करने की बात करते थे, ये लोग भैया ना 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 ऐसी लड़ाई वड़ाई में जो है हमें पड़ना ही नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, लड़ाई के टाइम में ऑर्डर देने वाले का कुछ नहीं जाता। यस, पिसता कौन है, हमेशा आम आदमी। और उस टाइम में ऐसा था कि कॉलोनीज से लोग उठा लिए गए थे, और लोग उठा करके उनको कहाँ पे भेजा है पता ही नहीं। और ऐसे थोड़ी ना उठाया जाता है कि घर के बूढ़े को उठा लिया, घर के बच्चे को उठा लिया, नहीं। जो घर का सबसे मेन इंसान होता था जिसके अंदर अभी कमाने की हालत है, जो जवान है वहां का, उसको उठा करके लड़ाई करने भेज देते थे। अब पीछे घर वालों की क्या हालत होगी। यस, पीछे घर में रहा कौन, या तो बूढ़े रह गए या बच्चे रह गए या औरतें रह गई बस, बाकी तो सबको लड़ने भेज दिया। वो वहां पे मर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग खाने पीने से मर रहे हैं, इनके अरेंजमेंट्स ही नहीं किए सरकार ने कुछ भी। तो इस तरीके से सब लोगों ने कर दिया, भैया लड़ाई से क्या चाहिए, हाय तौबा, हमें नहीं लड़ना, हमको हमारे कमाने दो। तुम्हें ग्रोथ करनी है नहीं करनी, हमको हमारी ग्रोथ जो है वो लेने दो। क्लियर, ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो हो गई। सो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स भी आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाता है, कि नहीं यार ये लड़ाई जो वगैरह जो है हमको यहाँ पे नहीं करनी है। कल्चर का अगर मैम देखें तो डिसइल्यूशनमेंट आपके पास यहाँ पे हो गया था, अ मूड ऑफ pessimism and disillusionment was reflected in literature, art, music, philosophy. Intellectuals and cultural movements increasingly emphasize peace and criticize, सब लोग भाई शांति शांति करो। वुमेन्स लिबरेशन आपके पास यहाँ पे जो है बहुत बड़ी जोरों शोरों से आपके पास चलता है। एंड एजुकेशन का एक्सपेंशन अगर हम लोग देखें तो ये भी जो है आपके पास यहाँ पे चलता है। वुमेन्स में अगर हम लोग देखें ना तो आपके पास फीमेल सफरेज की बात करी गई थी आपके पास यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर, यूएसए के अंदर, के नहीं भाई इनको भी जो है वो वोटिंग राइट्स वगैरह आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, इनके भी हक जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास होने चाहिए। गिविंग वुमेन ग्रेटर विजिबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, ये भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास इस टाइम में यहाँ पर जो है वो हो जाती है। तो इस तरीके से हमको ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स जो हमको यहाँ पे दिखाने हैं। क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूं तो क्या आप मेरे को इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स की हेडिंग्स लिख के दे सकते हो। यस दीजिए, जल्दी से दीजिए, लिखिए जल्दी से, करिए जल्दी से। यस प्लीज फास्ट।
करिए करिए, जल्दी से लिखिए। अब ना वर्ल्ड वॉर, मतलब हिस्ट्री में बहुत मजा आएगा क्योंकि अब लड़ाइयाँ बहुत हो गई यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपने पढ़ रखा है ना, तब तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की भी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि उस टाइम में क्या क्या चीजें हुई, कैसे, क्योंकि वर्ल्ड पूरा अब शेप लेगा। जो अभी आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है ना, कैसा प्रेजेंट आपके पास है, वो वर्ल्ड अब शेप लेगा पूरा का पूरा, किसकी दोस्ती हो रही है किसकी नहीं हो रही है, ये सारी चीजें, मजा आएगा। सो तरंग गिडवानी लिखा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट में मैसिव इकोनॉमिक लॉस हुआ, डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन कॉलोनीज डिक्लाइन, देन डेब्ट क्राइसिस इन यूरोप, हाइपर इन्फ्लेशन, राइज ऑफ लेबर मूवमेंट्स। गुड वन गाइस, गुड गुड, अमेजिंग, गुड वन। अच्छा लिखा है। बाकी सब लोग ही जल्दी लिखिए, जल्दी से। आज मैं टेक्निकल क्लास में गया एंड आई वाज टेकिंग क्लास। तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे ऐसे कि सर आज एमपीआई नहीं बना, आई एम टीचिंग माइक्रो प्रोसेसर नाउ डेज। तो आईटी के बच्चे थे, कहते सर हमको माइक्रो प्रोसेसर सर आज पढ़ने का मन, सर क्या पढ़ाओगे क्या पढ़ाओगे, मैंने कहा तुम्हें पढ़ा तो मैं कुछ भी सकता हूँ। तो उनमें से कोई एकदम से उठा और बोला कि सर ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा के दिखाओ। तो फिर आज हमारी वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्लास हो गई ऑफलाइन में। टेक्निकल में फ्रेंच, फेलियर ऑफ द पीस प्रोसेस, राइज ऑफ न्यू नेशन, ग्रोथ तरंगित, गुड गुड गुड। बाकी लोग जल्दी लिखो भाई आंसर। देखो जो चीज यहाँ की यहाँ याद हो जाए ना, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। जो चीज यहाँ की यहाँ याद हो जाए उससे बेटर कुछ है ही नहीं। और अब ना एक चीज मैंने देखी है, आप लोगों के मैराथन सेशन सब मैं लूंगा लाइव। मैराथन सेशन सब मैं लाइव करवाऊंगा आपके, क्योंकि ना आप लोग कर ही नहीं रहे हो, है ना, इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा वो। सो मैराथन सेशंस हम जैसे अल्फा मीटिंग करते हैं वैसे हम लाइव करवाऊंगा मैं। मैराथन सेशंस विल बी लाइव, आपको जूम लाइव करना है, उसके बाद आप दिखने चाहिए पढ़ते हुए। इन दैट वे विल बी गोइंग। आई होप अच्छा लगेगा, है ना। देखने लेक्चर्स ही हैं आपको, बट आई विल बी सीइंग दैट यू आर डूइंग दैट और नॉट। क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए, सिंपल। अच्छे से काम करना है, अच्छे से पढ़ना है। यस, हो गया सबका, गुड 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 गुड। आगे देखें, रेडी यहां तक, चलो गुड, आगे समझते हैं। अब देखो इम्पैक्ट देख लिए, अब हम समझते हैं कि सर अब शांति की तरफ ना चीजें कैसे जाएगी, शांति की तरफ ना चीजें कैसे जाएगी। तो सबसे पहले ना आपके पास देखो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती है। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद में एक वॉर एम्स, यहां से आपके पास क्वेश्चन आता है। फिर 14 पॉइंट्स आपके पास दिए जाते हैं वुड्रो विल्सन से, सर क्वेश्चन आता है बिल्कुल, यहां से भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। एंड देन डिफरेंट डिफरेंट प्री सेटलमेंट्स हर एंड के ऊपर आपके पास क्या होंगे, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग क्लास के अंदर इतनी सारी चीजों को जो है वो देखेंगे। एंड यहाँ से क्वेश्चनिंग आती है, यस सर, भर भर के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जो है वो पूछे जाते हैं। क्योंकि यही ना सारी की सारी चीजें आपके पास कारण बनेंगी जिसके थ्रू आपके पास आगे ना सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा शेप आपके पास यहाँ पे जो है वो लेता है। तो देखो अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ट्रिटी ऑफ वर्सलिस होती है, इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे कि टर्म्स आपके पास यहाँ पे क्या क्या थी। उसके बाद इसको लेकर के आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या क्या है, क्यों, क्योंकि इससे खुश नहीं होंगे, जर्मनी वगैरह देखेंगे ना, तो इससे जो है वो खुश नहीं होंगे। ट्रिटी ऑफ वर्सलिस में एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि मेनली ना जो बड़ी बड़ी पावर सेंटर्स थी ना जो जीत रहे थे, उन्होंने ही मिलकर के कर ली, उन्होंने जर्मनी का रोल ही नहीं रखा इसमें। जर्मनी को बस बिठाया गया, बोलो तू बस बैठ, ट्रिटी होगी तुम्हारे साथ, बट तुम्हारी ना टर्म्स एक नहीं मानी जाएगी, और तुम्हारे उस पर सिर्फ और सिर्फ थोपा जाएगा चीजों को। तो ठीक है, आपने ट्रिटी ऑफ वर्सलिस कर ली, थोप तो दी उस टाइम में उसके ऊपर, बट क्या वो चुप रहेगा क्या? नहीं ना। आप दबा सकते हो एक बार का, आगे जाके तो उछलेगा कभी ना कभी। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। समझते हैं पूरा इवेंट किस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या हुआ। देन आपके पास क्या होता है ना, वॉर एम्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। जब सबसे पूछा गया ना कि भाई तू क्यों लड़ा, बोले क्योंकि
भाई के ऊपर हाथ उठा दिया था तो मुझे लड़ना पड़ा। बोले तुम क्यों लड़े? बोले इसके ऊपर हाथ उठाया था तो मुझे भी लड़ना पड़ा। सर मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, 1914 से लेकर 1918 तक लड़ी जा रही है। बट अगर किसी से भी पूछा जाए ना कि तुम लड़ क्यों रहे थे, तो ऐसे होते थे कि उसने मारा इसलिए मैंने भी मारा। अरे बोले ये कोई मतलब है? 4 साल हो गए, तुमने पूरी कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे रीजन का बेड़ा गर्क कर दिया, और तुम्हें यही नहीं पता तुम लड़ क्यों रहे थे? यस, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम लड़ क्यों रहे थे। तो वॉर एम्स ही किसी को क्लियर नहीं थे। यस, इस टाइम में वॉर एम्स ही किसी को क्लियर नहीं गए थे। तो बोला गया भैया कि अगर कोई लड़ाई का मोटिव नहीं हो ना तो ऐसी चीजों को लड़ा मत करो। यार, कि लोगों को ये समझाना भी जरूरी होता है कि व्हाट इज योर एम, व्हाई यू पीपल आर कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, लड़ किस मुद्दे पे रहे हो, ये भी आज के टाइम में लोगों को बताना बहुत, उस टाइम तो छोड़ो, आज के टाइम में भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके पास यहाँ पे होता है ना? क्योंकि लोग ऐसे ही उलझते रहते हैं। एक उलझा रहेगा, दो उलझा रहेगा, तीसरे से पास में आएगा वो भी उलझना शुरू कर देगा, पांचवा आएगा वो भी उलझना शुरू हो जाएगा। फिर किसी से पूछोगे भैया तुम्हारा मोटिव क्या है, आप क्यों कूद पड़े? बोले ये आपस में लड़ रहे थे, मजा आ रहा था, हमने भी कर लिया। कैस? तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए वॉर एम्स को आपके पास यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। एंड देन लास्ट में आपके पास यहाँ पे, जैसे जर्मनी ने पहले बोला था ना कि आज के बाद ऐसा जिंदगी में कभी भी ना हो, इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो मतलब सारी तिकड़मबाजियां करके जो है आपके पास यहाँ पे रखी गई थी। उसी तरीके से बाद में आपके पास वुडरो विल्सन आएंगे, और वो बताएंगे कि दुनिया कैसी होनी चाहिए जिसमें घी दूध की नदियां वगैरह बहे। एंड उनसे पहले वो आपके पास यहाँ पे 14 पॉइंट्स जो है आपके पास यहाँ पे देंगे। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होगी। तो समझते हैं एक एक करके चीजें क्या क्या हुई। सबसे पहले समझते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को। तो सर लड़ाई हुई, बहुत भयंकर लड़ाई हुई 1914 से लेकर के 1918 तक। फिर जनवरी 1919 के अंदर वर्सलिस में आपके पास एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाती है। क्या बुलाते हैं? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस आपके पास यहाँ पे जो है वो बुलाई जाता है। इन टोटल अगर देखा जाए तो 30 नेशंस के अंदर यहाँ पर आपके पास यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं आपके पास। एंड यूनाइटेड किंगडम्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास थे, फ्रांस है, यूनाइटेड नेशंस है, इटली है, इन सबको बोला गया बिग फोर। क्या बोलते हैं इनको? बिग फोर। और इस बिग फोर को कौन कौन है? यूके, फ्रांस, यूएस एंड इटली। बेसिकली जो हम लोगों ने छतरी पढ़ी थी ना ऊपर की, यस सर, तो ये छतरी वाले लोग जो आपके पास यहाँ पे थे। करेक्ट, छतरी याद है नहीं याद है? मशरूम, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि हम कैसे याद रखेंगे कौन किसके अगेंस्ट में लड़ा है। यस, तो वो लोग जो है आपके पास इसके रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब मेन बिग फोर जो है आपके पास यहाँ पे कहला है। प्लीज ध्यान रखना कौन कौन है, यूके, फ्रांस, यूएस एंड इटली। ये लोग बिग फोर आपके पास यहाँ पे, इन्होंने पूरा का पूरा डोमिनेट किया प्रोसीडिंग्स को, कि बोला सब कुछ हमारे अकॉर्डिंगली ही आपके पास यहाँ पे जो वो चलेगा। एंड इसी इन्हीं के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये पूरी की पूरी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाई जाती है आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो क्या होता है, खत्म आपके पास यहाँ पे हो जाता है। बट अगर इस टाइम में अगर हम लोग देखें ना, तो द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आर्टिकुलेटेड एंड कॉम्प्रोमाइज रीच्ड एट दिस कॉन्फ्रेंस, इट इंक्लूडेड अ प्लान्ड फॉर्मेशन फॉर द लीग ऑफ नेशंस। कि अब ना वापस लीग ऑफ नेशंस आपके पास कुछ तरीके से जो है बनेंगे, विच वुड सर्व बोथ द इंटरनेशनल फोरम एंड एन इंटरनेशनल कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन जो आपके पास थे, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द लीग, एज ही बिलीव्ड इट वुड प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। कि आइंदा से ऐसी कभी भी लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको ना ऐसा एक लीग जो है वो आपके पास यहाँ पे बनाने चाहिए। एंड यही वुड्रो विल्सन आपके पास बाद में क्या देंगे, यही आपके पास बाद में 14 पॉइंट्स भी जो है आपके पास यहाँ पे देते हैं। क्लियर? तो बिग फोर के बारे में आपको पास यहाँ पे जाना है। अब उसके बाद ना आपके पास यहाँ पे वॉर एम्स की बात आती है यहाँ पे। अभी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस खत्म नहीं हुई ना, अभी इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जब मैं सारी ट्रीटीज पढ़ाऊंगा कल के लेक्चर में, वहां पे हम ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को भी देखेंगे, किस तरीके से चीजें आपके पास यहाँ पे हुई, क्या शेप आपके पास जो है वो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे बना, किसको पसंद आया किसको नहीं पसंद आया, उसके क्या क्या इंपैक्ट्स है, क्या क्या टर्म्स है, वो सब लोग जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि सर ये वॉर एम्स वाली क्या बात है। तो वॉर एम्स वाली ये बात है कि जब किसी से भी पूछा गया कि भाई तुम लड़ क्यों रहे थे, तो लैक ऑफ क्लियर वॉर एम इनिशियली, कि उनके पास ना कोई लड़ाई का रीजन था ही नहीं। लोग ना ऐसे ही आपके पास यहाँ पे जो है वो लड़ लिए। क्या हुआ? लोग ऐसे ही, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पे लड़ लिए। भाई देखो, ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया, ये तो समझ आता है कि सर इन्होंने फर्दिनांद, जो यहाँ से ब्लैक हेड नाम के जो ग्रुप थे, उन्होंने मिलकर के जो है ब्लैक हैंड नाम करके जो ग्रुप थे, उन्होंने मिलकर के आपके पास सर्बिया के, सॉरी ऑस्ट्रिया के जो आपके पास थे, क्या नाम था उनका, फर्दिनांद, उनका जो है वो असैसिनेशन कर दिया था। तो इनके पास तो ना लड़ने का रीजन था, पर बाकी लोग क्यों लड़ रहे थे? उनका कोई कारण ही नहीं है। So at the start of the World War, most countries except Serbia and Austria-Hungary did not have any specific well-defined goals why they are fighting, कि भाई लड़ क्यों रहे हो। सर्बिया के पास एक क्लियर एम था कि भाई हमको हमारी सोवरेनिटी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बचा करके रखनी है।
ऑस्ट्रिया के पास क्लियर एम था, इनको पनिश करना था सर्बिया को फॉर द असैसिनेशन ऑफ फर्दिनांड। बट बाकी की कोई भी कंट्री को देखते हो, ब्रिटेन क्यों आया, फ्रांस क्यों आया, रशिया क्यों आया, लेटर ऑन यूएसए तक भी क्यों आया, तो सबने क्या किया, हमारे भाई को मारा था इस वजह से हम भी आ गए, है ना, उसको थप्पड़ पड़ी तो हम भी जो है बचाने आ गए। यस, अरे भाई तो बोला गया कि तुम कोई वो गुंडे हो क्या जो इनको बुलाया जाता है कि आओ आओ लड़ाई हो गई है। बुलाता ना आजकल, लड़ाई हो गई थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़ाई हो गई है, सब लोग आते हैं, चलो चलो लड़ाई हो रही है, हम भी हाथ साफ कर लेते हैं। बोले तुम लोग मतलब ऐसे हो गया, वॉर एम्स जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, पता तो होना चाहिए लड़ क्यों रहे हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वॉर शुड बी क्लियर। यस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर शुड बी क्लियर। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है, राइट। सो सबसे पहले लैक ऑफ क्लियर वॉर एम्स इनिशियली, कि पहले ना सर किसी को लड़ाई का क्यों कर रहे हैं ये पता ही नहीं चला, बट फिर जब लड़ाई खिंच गई तो धीरे धीरे सबके एम भी बदलने और लग गए। चेंजिंग वॉर एम्स ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बदला सबकी लड़ाइयों के एम भी आपके पास यहाँ पे जो है वो बदलने लग गए। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन द कंट्री स्टार्टेड टू डिक्लेयर वॉर एम, कि भाई अब हमारे लड़ाई जो है वो क्यों है, जस्टिफाई करने के लिए हम जो है वो क्यों लड़ रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई हम लोग जो है वो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सोल्जर्स के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो नेगोशिएशन भी अगर आप देखते हो, क्योंकि अगर एम ही नहीं पता तो फिर आप नेगोशिएट किस टर्म के ऊपर करोगे। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं लड़ क्यों रहा हूं, तो नेगोशिएशन कैसे होगा। सही, इसीलिए नेगोशिएशन में आपके पास यहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा लगा। इसीलिए नेगोशिएशन में हम लोग देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे टाइम भी जो है वो बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे जो है वो लगता है। तो हम लोगों ने जो है इनसे पूछा कि भैया तुम जो है वो बीच में क्यों पड़े। यस, तुम जो है वो बीच में क्यों पड़े। तो उन्होंने कहा देखो सुनील सर, हमारे युद्ध के उद्देश्य कितने स्पष्ट हैं। यस, वुड्रो विल्सन कहते हैं कि भाई हमारे जो है वो, ये सॉरी, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर डेविड लियोर्ड जॉर्ज कहते हैं आपके पास कि हमारे तो जो है आपके पास बिल्कुल ही जो है वो क्लियर है, हमारे लड़ाई के एम ना बिल्कुल ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो क्लियर है। तो ब्रिटेन के एम क्या था आपके पास यहाँ पे, इन्होंने कहा कि हमको एक तो डिफेंड करना है ये डेमोक्रेसी को, एंड दूसरा जो मेन रीजन जो मैंने आपको फर्स्ट रीजन बताया था जब आपके पास फ्रांस और जर्मनी वर्सेस आपके पास यहाँ पे चल रहा था, यस फ्रांस वर्सेस जर्मनी में, किसी जो लॉरेंस वाला जो एरिया इन्होंने आपके पास ले लिया था जर्मनी वालों ने, ये हमको इसको वापस रिटर्न कराना था। जो फ्रैंको प्रोशियन वॉर के बाद टाइम में ये जो रीजन जिन इन्होंने ले लिया था, इसको हम चाहते थे कि ये ना वापस आपके पास यहाँ पे रिटर्न जब हो जाए। सो दिस शोज ब्रिटेन वांटेड टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज अ फाइटिंग फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, कि इनकी फ्रीडम करानी है और इनकी जस्टिस है, इसके लिए जो हम लोग यहाँ पे जो वो लड़ रहे हैं, नॉट जस्ट अ पावर पॉलिटिक्स, हम सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए जो हम लोग यहाँ पे नहीं लड़ रहे हैं। बट अगर आप बाकी किसी से भी पूछोगे तो सब लोग क्या है कि तो सब लोग ना सर ऐसे ही आपके पास यहाँ पे जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये आपके पास होता है वॉर एम्स, कि भाई आपके पास ना वॉर एम्स जो है वो होने चाहिए, आप ऐसे ही ना लड़े। क्या हो, आप ऐसे ही जो आपके पास यहाँ पे लड़ाई ना हो। क्लियर हुआ सभी को। यस, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, वॉर एम्स डन। चलिए सर, तो इसको लेकर के देखो, आज मैंने आप लोगों को मेंस के कितने आंसर्स लिखवाए हैं, मेंस के कितने आंसर्स लिखवाए हैं, इम्पैक्ट का आंसर लिखवाया है, टोटल वॉर की स्पेसिफिकेशंस का आंसर लिखवाया है, एंड देन वॉर एम्स के बारे में। वॉर एम के आपका इसके ऊपर ऐसे तक आते हैं, ऐसे आ जाता है कि आप लड़ाई कर रहे हो तो यूं ही लड़ोगे क्या। यस, उसमें लिखोगे क्या, अगर मान लो कोई ऐसी लड़े कि एक बिना उद्देश्य की लड़ाई और ऐसा करके कुछ भी ऐसे ऐसे आपको लिखने के लिए दे दें, तो उसमें देखो कितना सारा लिखा जा सकता है अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो, है ना, लाइव एग्जांपल्स आप इसमें अंदर जो है वो दिखा सकते हो। डन। चलिए सर, एंड देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आते हैं 14 पॉइंट्स बाय वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि सर ना मैंने एक भाषण दिया था और उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बोले थे, ये ना अपने बच्चों को जरूर बता देना। यस, हमने एक भाषण दिया था एंड उसके अंदर जो है हमने कुछ पॉइंट्स बोले थे, यही आपके पास आगे चल करके 14 पॉइंट्स जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, जुलाई जनवरी 1918 में यूएस प्रेसिडेंट आपके पास वुड्रो विल्सन जो है, इन्होंने एक स्पीच दी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, एंड इन्होंने 14 पॉइंट्स बताए थे दैट अकॉर्डिंग टू हिम शुड गाइड द पोस्ट वॉर पीस सेटलमेंट, कि लड़ाई के बाद के, ये प्लीज ध्यान रखना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि पोस्ट वॉर लड़ाई के बाद का पीस सेटलमेंट आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे होगा। एंड देन इनका एम क्या था कि आगे जाकर के ऐसी वापस कोई भी लड़ाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, टू प्रिवेंट अनदर वॉर लाइक वर्ल्ड वॉर वन। यस, टू प्रिवेंट अनदर वॉर लाइक वर्ल्ड वॉर वन, के वर्ल्ड वॉर वन के जैसी वापस आपके पास कोई भी दूसरी लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे नहीं रहे, और एक लास्टिंग पीस, हमेशा के लिए शांति आपके पास, ऐसी शांति जो है आपके पास यहाँ पे कायम जो है वो हो जाए। These points reflected his idealistic vision of international relations, later called by Wilson idealism. सर ये पढ़ना होता है, यस,
विल्सनियन आइडियलिज्म, इसको जो है वो पढ़ना होता है। ये 14 पॉइंट्स के ऊपर आपके पास एज इट इज क्वेश्चन जो है वो आपके पास आते हैं। इवन हम इसको PSIR में भी जो है वो पढ़ते हैं। क्लियर? यस। चलिए सर, तो एक एक करके जो है वो देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट समझना, ये सारे के सारे याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास होता है नो सीक्रेट डिप्लोमेसी। कि आपको ना किसी तरह की कोई भी सीक्रेट डिप्लोमेसी जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट शुड बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। आप देखते हो आज के टाइम में भी ये कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है कि जितने भी सारे के सारे आपके पास अग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, ओपन होने चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। बट फिर से क्वेश्चन मार्क, सर क्या ऐसा होता है? ना 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 ना, ऐसे कैसे अपने रिश्ते जो है सबके सामने उजागर कर देंगे? तो होता तो नहीं है, बट होना क्या चाहिए? अगर वर्ल्ड दुनिया में कितनी शांति आपके पास होगी अगर ये सारी की सारी बात, जैसे अगर आप लोग रशिया और यूक्रेन में ही देख लो, तो अभी भी रशिया को क्या है, रशिया को सिर्फ डाउट है कि यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। यस, और इसलिए वो पूरी की पूरी लड़ाई जो है आपके पास यहाँ पे लड़ रहा है। वहीं अगर यही अग्रीमेंट होना है नहीं होना है, अगर वो खुल करके बोल दे तो लड़ाई नहीं होती। यस। सो ओपन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट आपके पास यहाँ पे जो वो होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, नो सीक्रेट डिप्लोमेसी। नो सीक्रेट डिप्लोमेसी, ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट शुड बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपके पास फ्रीडम ऑफ सीज होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ सीज मतलब कि फ्री नेविगेशन ड्यूरिंग द पीस एंड वॉर, कि चाहे शांति हो तब भी ठीक है, लड़ाई हो तब भी ठीक, तब भी दोनों ही केसेस में आपको, जो पहले आपके पास यहाँ पे था ना कि सर जर्मनी ने ना सारी की सारी बोट्स को जो है वो गिराना स्टार्ट कर दिया था कि कोई भी नाव दिखनी चाहिए बस वो उसको डुबो डुबो देगा। तो ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे शांति हो चाहे लड़ाई हो, है ना। ओशियंस का जो आपके पास यहाँ पे जो सी रूट्स वगैरह है वो सारे के सारे फ्रीली आपके पास यहाँ पे चलने चाहिए। देन फ्री ट्रेड की आपके पास यहाँ पे बात चली जाती है, दैट रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स बिटवीन द नेशंस, के जो देश आपके पास हैं इनके बीच में फ्री ट्रेड आपको यहाँ पे कर देनी चाहिए। यही चीज ना हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट में भी पढ़ा था कि आज के टाइम में ना लड़ाई क्यों नहीं हो सकती। यस, इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया है कि आज के टाइम में इतने बड़े स्केल के ऊपर लड़ाई क्यों नहीं हो सकती। और अगर लड़ाई कहीं पे है भी तो आप देखो बहुत रीजनल है। जैसे रशिया यूक्रेन भी लड़ रहा है, पर क्या सब लोग आपस में कूद पड़े? क्या नहीं कूदे ना। सपोर्ट भली कर लो, तुम लड़ो हम तुम्हें पैसा देंगे, वो एक अलग चीज है। बट क्या कूद पड़े क्या सब लोग लड़ने में कि हम भी यहां लड़ लेंगे तुम भी वहां लड़ लो? वो नहीं हुआ। यस, इसराइल में और इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बट वो भी वहीं रहा, उससे आगे नहीं बढ़ा। आज के टाइम में ना वो लड़ाई पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेड, अब हर कोई एक दूसरे के साथ ट्रेड वाइज डिपेंडेंट है। हर कोई अपने पास यहाँ पे, यस, इंटरडिपेंडेंसी अब आपके पास बहुत ज्यादा है। अगर एक की भी इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा, आपके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो सब लोग कहते हैं कि भैया मत लड़ो, उसी में जो है वो सबकी भलाई आपके पास यहाँ पे है। तो पहले जो ऐसे धक्का दिया जाता ना, लड़ 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 लड़ो, अब ऐसे कहते हैं ना 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 ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है, इसीलिए कहते हैं कि भाई अब ना ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करो, टैक्स को लेकर के आप चीजें अपने जो है ना बायलैटरल रिलेशंस रखो या फ्री ट्रेड रिलेशंस रखो, जैसे भी। बट डिपेंडेंसी वर्ल्ड की एक दूसरे के ऊपर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लड़ाई नहीं हो सकती। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सर लड़ाई होती तो है, रशिया यूक्रेन लड़ रहा है, बट वो आज भी देखोगे ना बहुत स्पेसिफिक है। रीजनल लड़ाई है, एक जगह लड़ाई लड़ी जा रही है, हर एंड के ऊपर लड़ाई नहीं है वो भी। क्यों? क्योंकि इंटर डिपेंडेंसी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो यही चीज आपके पास यहाँ पे वुड्रो विल्सन भी कहते हैं कि इंटर डिपेंडेंसी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास बात आती है डिसआर्ममेंट की, कि भैया ये जो तुम केमिकल वेपन्स बना रहे हो, बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे हो, तुम एटम बॉम्ब वगैरह बना रहे हो, इतने बड़े बड़े बम वगैरह बना रहे हो, ऐसे ऐसे वेपन्स आप बना रहे हो, ये सब ना लोगों को कम करना चाहिए। सो रिडक्शन ऑफ आर्म्स एट द लोवेस्ट लेवल नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी। क्या आपको ना बस खुद की सुरक्षा के लिए जो है आप यहाँ पे अगर वेपन्स वगैरह रख रहे हो, उनको अगर आप बना रहे हो तो वो जो है आप बना लो, अदरवाइज वो नहीं बना। और आजकल तो आप देखते हो, तो इवन न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं ना कि शांति के लिए बना रहे हैं, है ना, ताकि कोई और हम पे हमला ना कर सके। इसलिए इवन न्यूक्लियर वेपन्स भी आपके पास यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो हमेशा बना भली रहे हो मास डिस्ट्रक्शन के लिए, बट उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या दिया जाता है? सेल्फ सिक्योरिटी। यस, पीस रखने के लिए। और यूएसए वाले तो आजकल ट्रम्प साहब तो खुल खुल कर बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर बम गिराएंगे। बोले क्यों? बोले शांति कायम करनी है इसलिए। बोले भाई बम गिरा करके कैसे शांति कायम करोगे आप? यस, पर वही है कि अगर शांति कायम करनी है तो एक बार का तो जो है आपको बुरा जो है वो बनना पड़ता है। जैसा इवन आप देखो, खैर छोड़िए। सो समझ आया पहला पॉइंट क्या है आपके पास, नो सीक्रेट डिप्लोमेसी। ये पॉइंट यहीं कहीं याद कर लेना, अदरवाइज याद नहीं होंगे आपको।
याद कर लेना। पहला क्या है, नो सीक्रेट डिप्लोमेसी, कि वर्ल्ड दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो ओपन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। यस, चाहे लड़ाई हो, पीस हो, चाहे वॉर हो, कुछ भी हो, सीज का एक्सेस सबको होना चाहिए। फ्री ट्रेड होनी चाहिए, डिसआर्मेंट आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपके पास आता है इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम्स। इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल स्कीम, कि उस टाइम में जो कॉलोनीज थी उनको बोला गया कि भाई ठीक है, तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो वो चीजें देख लो, या जो कोई भी उनके ऊपर भी था, जो कोई भी उनके ऊपर भी था। यस, उनसे भी यही कहा गया कि भाई आप ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है आप लोग यहाँ पे जो है वो कर लो। फिर अगर देखा जाए तो इवैक्यूएशन ऑफ रशियन टेरिटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई रशियन टेरिटरी से आप इवैक्यूएट कैसे होंगे। सो रेस्पेक्ट ऑफ रशिया सोवरेनिटी आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, इसको जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे रखा गया। क्योंकि अगर इसका ध्यान ना रखो तो फिर से आप शांति जो है कायम ही नहीं कर सकते। रीस्टोरेट ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम को रीस्टोर करने के लिए आपके पास यहाँ पे बोला गया। अल्जेक्स लॉरेंट रीजन को इसको बोल दिया गया कि भाई चलो भैया ठीक है, इसको फ्रांस को दे दो जो है आपके पास यहाँ पे। रीएडजस्टमेंट ऑफ इटली, इटली फ्रंटियर्स, इटली के फ्रंटियर्स को आपके पास यहाँ पे रीएडजस्ट किया गया। सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, कि भैया सेल्फ डिटरमाइन कर लेंगे पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एम्पायर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, कि ये लोग जो है अपना खुद का जो है आपके पास यहाँ पे देख लेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ द बाल्कन स्टेट्स, बाल्कन स्टेट्स को जो है सर्बिया है, मोंटेनेग्रो आपके पास है, इन सबको जो है वो रिस्टोर कर दिया, इनकी इंडिपेंडेंस को रिस्टोर कर दिया गया। ऑटोनॉमी ऑफ द नॉन टर्किश पीपल इन ऑटोमन एम्पायर, इंडिपेंडेंस ऑफ द पोलैंड एंड देन लीग ऑफ द नेशंस आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाया जाता है। तो ये वुड्रो विल्सन के आपके पास यहाँ पे 14 पॉइंट्स जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, क्लियर। तो इसको लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आता है जिसको कि हमको आंसर जवाब करना है। न्यूक्लियर वेपन्स आर द ओनली रीजन दैट रशिया एंड यूएसए आर नॉट एंगेज इन वॉर, अदरवाइज इट इज नॉट इवन काउंटेबल दैट हाउ मेनी वॉर्स दैट दीज कंट्री विल फाइट टिल नाउ। उच्च वचन प्रियांश राज। क्लियर, उच्च वचन। बिल्कुल, हमें तो पता ही नहीं था। यस, ये न्यूक्लियर वेपन्स ही हैं, हम भी आराम से बैठे हैं, वरना हमारे पड़ोसी भी दबा देते कब के। यस, तो ऑब्वियसली शांति है क्योंकि पावर है। बिना पावर, अगर आप कमजोर हो ना आपको हर कोई दबाएगा।